Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Shipra Tiwari and I am the biology educator of the NEET UG category and for boards. I hope you people doing good. I hope आप सभी बहुत बढ़िया, शानदार और जबरदस्त होंगे. So आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा. और क्योंकि बोर्ड्स आ गए हैं, यूजुअली इस चैनल पे आपको नीट के वीडियोस देखते मिलते होंगे, पर अब जो है कंसर्न बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का बढ़ चुका है कि मैम बोर्ड आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें, उलाला. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है इससे निपटने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. 2025 का अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या देंगे, ऑब्वियसली 12वीं में है तो बोर्ड छोड़ थोड़ी देंगे, तो अगर आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द बायोलॉजी. ठीक है, क्योंकि अब 10th वाला साइंस नहीं है ये कि साइंस में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो तो बायो छोड़ भी दो तो चल जाएगा. आपको पता है कि पूरा जो है भाई पेपर 70 नंबर का बायो का आने वाला है. तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है बच्चों की, सबसे पहले है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से टोटल 16 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं. मतलब अगर आपने रिप्रोडक्शन के तीनों चैप्टर कर लिए, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो 16 नंबर फिक्स हो जाएंगे. ठीक है, जिसमें से 2 के वन शॉट आपके इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं. बायोटेक्नोलॉजी से 12 नंबर के आने वाले हैं. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं, जिसमें एक वन शॉट आपका चैनल पे अवेलेबल है. तो ये है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके जो है क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें से सबसे हार्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स है, ये आप सभी को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. जो कंसेप्ट बेसिस वाला है, जो इसमें कंसेप्ट लगता है, दिमाग थोड़ा लगता है, वो है बायोटेक्नोलॉजी. बाकी सब कुछ ईजी है, इवन पूरा सिलेबस ही ईजी है. बाकी हो सकता है कि आपको अभी तक कोई ढंग का पढ़ाने वाला नहीं मिला है, बट शिप्रा मैम इज बैक, ये आपको पता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी करना है. देखो मैं तुम लोगों के लिए कल एक लाइव सेशन लगाने वाली हूँ जो स्पेशली बोर्ड्स के लिए, ध्यान से सुनिए. एक लाइव सेशन लगने वाला है जो स्पेशली बोर्ड्स के लिए है, और मैं यहाँ पर कुछ 3 या 4 सेशन प्लान कर रही हूँ जिसमें आपकी पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी. अगर आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर को स्कोर करना चाहते हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपके डायग्राम अच्छे नहीं होंगे आपका नंबर नहीं मिलेगा. इवन मान लीजिए कि अगर आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं और अगर लिख नहीं पाए और आपने जल्दी से एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये मानिए कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप डायग्राम के थ्रू अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपने एक डायग्राम बनाया, थोड़ी सी थ्योरी लिख दी फ्लो चार्ट के फॉर्म में, काम खत्म. पर अगर आपको डायग्राम पूछा गया और आप 10 पन्ने की थ्योरी लिख के आ रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है. बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए. अब मैम हमको तो आता ही नहीं है, तो बेटा जरूरी नहीं है कि जो किताब में दिया गया एग्जैक्ट एज इट इज आपको डायग्राम छाप के आना. आप अपने से भी डायग्राम इजी वे में मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे बनता है, आप वैसा भी बना सकते हैं. बस मेक श्योर कि जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी लेबलिंग सही होनी चाहिए. यूट्रस की जगह सर्विक्स, सर्विस की जगह वेजाइना नहीं लिखना है, अदरवाइज अंडा बटे सन्नाटा हो जाएगा. सो इफ यू रियली वांटेड टू स्कोर गुड इन द बायोलॉजी यू हैव टू फोकस इनटू द डायग्राम्स. ठीक है, डायग्राम्स जो है वो नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए, और ये आपको तब बनेंगे जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब मैं आपको यूनिट वाइज बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी एग्जाम्पल्स जिस भी उसमें दिए गए हैं ये आपको याद रखने, मतलब याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, इसमें टीएस ऑफ एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंथर में किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा आपका जो आपका ओव्यूल होता है उसके अंदर किस प्रकार से मेगास्पोरोजेनेसिस चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं कि पॉलिनेशंस पे भी कई बार टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद पोलन पेस्टिन इंट्रैक्शन में जहां पे पोलन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आने चाहिए फर्स्ट यूनिट में. नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल का पहले तो डायग्राम सीख लो. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में अंतर सीख लो, और अंतर तब बनेगा जब आपको ये दोनों आएंगे. फिर दूसरा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए, और तीसरा आपको आना चाहिए पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दोनों का डायग्राम, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बीच में कंपैरिजन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशन जो है लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन, इससे क्वेश्चन आता है और ये आपको आना चाहिए. ठीक है, समझ में आई बात.
नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। इसमें आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। और मतलब आप फर्स्ट पार्ट जो है पॉपुलेशन वाला थोड़ा सा नहीं आता, बाकी का पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में सब कुछ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया है ना। तो आपको बर्थ कंट्रोल मेथड सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जब भी हम बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता देती हूँ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस जो है उसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि आपका लास्ट में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दिए, जिसमें लाइनफेटर, टर्नर और आपका डाउन सिंड्रोम दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ हमें पढ़ना, आप पेडिग्री छोड़ सकते हैं पर ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो देखो लॉज इंपॉर्टेंट है, लॉज में भी जो एक्सेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो भयंकर ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, लिंकेज। लिंकेज का बनाने के लिए उतना नहीं आता है कि लिंकेज का क्रॉस बना के दिखाइए, पर कई बार आपसे बना के दे देगा और आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। फिर तीसरा इसमें जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सिंड्रोम्स, जो आपकी बीमारियां दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एग्जाम्पल्स तो सारे याद करने हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या लिया गया है। जैसे स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 4 o'clock प्लांट कहते हैं, तो एग्जाम्पल्स तो पूरे ही इंपॉर्टेंट है। लिंकेज पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ना है, पर उसका जो क्रॉस बना के आपसे परसेंटेज पूछ सकता है कि कितना बताइए पेरेंट का है, कितना रिकॉम्बिनेंट का है, और ये आप तब करेंगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जेनेटिक कोड, लैक ओपेरॉन, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। वो वाले से क्वेश्चन नहीं आता जो पीछे वाला पार्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब दिया गया था, कितने कोड्स इसमें लिखे गए, कितने पेजेस का है, तो थोड़ा बहुत डेटा आपसे पूछा जा सकता है। बाकी पीछे वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आगे का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन पूरा सिंथेसिस कैसे होता है, मॉडिफिकेशन कैसे होता है ना। और टीआरएनए वाला कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है कि टीआरएनए से आप प्रोटीन को कैसे, टीआरएनए की हेल्प से हम किस तरीके से प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। लास्ट वाला पार्ट जो है वो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह भले इतना ना पूछा जाए, पर उसमें से भी डेटा पूछ लिया जाता है कई बार, कितने शब्द लिखे गए, कितने कोड लिखे गए, कितने पेजेस की बुक बनी, ठीक है, ये डेटा आ सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड एंड ओपेरॉन, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है। ह्यूमन इवोल्यूशन से इतना नहीं आता, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है इतना नहीं आता। बाकी जो आपके टॉपिक्स है एनालॉगस, होमोलॉगस, मतलब आपका जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, इससे क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर आपका डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट रेडिएशन आ जाएगा, इसके अंदर आपका होमोलॉगस एनालॉगस आ जाएगा, इसके अंदर आपका फॉसिल्स आ जाएंगे। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। स्टेनले मिलर हेराल्ड ल्यूरेक एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाला एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन आते हैं किसमें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कौन सी डिजीज किससे होती है ये आपको पूरी पता होनी चाहिए। मलेरिया का लाइफ साइकिल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ड्रग्स की फोटोज आ सकती हैं, और ड्रग्स उतना बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नीट में ही आता है, ठीक है। ड्रग्स के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, बहुत कम। उसमें भी ड्रग्स जो पूछी जाती है वो ज़्यादातर मॉर्फिन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, मॉर्फिन एंड कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, कोकेन, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट, डन। और है ना, कैंसर को डिटेक्ट करने की क्या टेक्निक्स है ये पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद एचआईवी का लाइफ साइकिल पूछा जाता है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दे रही हूँ कि टॉपिक के अंदर भी क्या पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, नो, लिम्फोइड ऑर्गन ज़्यादा नहीं आता। एड्स में पूछा जाता है, एड्स पूरा लाइफ साइकिल बनाने के लिए एड्स को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कौन इसका रिजर्वायर होता है,
कौन HIV फैक्ट्री है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लाइफ साइकिल भी पूछा जा सकता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोगैस प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपको याद रखना है। बाकी ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो कंट्रोल एजेंट में आपको याद रखना है बैसिलस thuringiensis, पर ये टॉपिक वहां भी कवर हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, ओके। और आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि हर प्रोसेस के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस किससे बनाते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस किसके काम आता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस से हम क्या बनाते हैं, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोस्पोरिन से क्या बनता है। साइक्लोस्पोरिन इम्यून सप्रेसिव होता है, किससे बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ नहीं मैं छाट के बताऊंगी, दोनों यूनिट एज इट इज पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एथिकल इश्यूज वाला आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, पर वो भी नहीं छोड़ के जाना है। पूरी पूरी यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी के एग्जाम्पल्स याद करो, ठीक है। आपको प्रोसेस याद हो नहीं हो, आपको एग्जाम्पल्स पूरे पूरे याद होने चाहिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में देखो क्या क्या पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से सवाल आता है। मैं पहले बता देती हूँ, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से सवाल आता है। इस यूनिट मात्र 10 नंबर का वेटेज है और तीनों चैप्टर को कवर करना है हमको, तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इस यूनिट में इंटरेक्शन से सवाल डिटेल में आता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ग्रोथ मॉडल और इंटरेक्शन पे, ग्रोथ मॉडल जो होता है कर्व आपको पूछ लिया बता देगा और आपको पूछा जाएगा कि किसका कर्व एक्सप्लेन करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप पिरामिड से क्वेश्चन आता है और फूड चेन से क्वेश्चन आता है, दैट्स इट, ठीक है। और फूड चेन में 10% ऑफ कवर होता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ब्रॉडली यूटिलेरियन, नैरो यूटिलेरियन, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, स्पीशीज एरिया जो आपका रिलेशनशिप है, इस पर पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जो रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो बहुत अलग दिखाई देती हैं चैप्टर से, उसके बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, पर इन सब में आपको एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं, ठीक है। डन। डेटा बहुत बेस्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ, आपसे सीधे सीधे बोर्ड्स का तो ये ब्यूटी है बेटा कि सब कुछ सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ब्रॉडली यूटिलेरियन क्या होता है, नैरो यूटिलेरियन क्या होता है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, ग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। फिर है ना, रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस पूछा जाएगा, ठीक है। आपको दो जंगल बता दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि डेंसिटी कम होने के कारण बताइए, ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इंटरफेरेंस है, आपको बताना पड़ेगा, ये सब चैप्टर में लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार के बोर्ड में बिल्कुल भी ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आते भी नहीं, मतलब अगर आप थोड़ा सा छोड़ दे तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो बहुत ही कम आते हैं। तो आपको जो लास्ट यूनिट है ना, इकोसिस्टम, ठीक है, तो जो लास्ट यूनिट है बच्चों वो, उससे ना लास्ट यूनिट से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत घुमा फिरा के, ठीक है। तो उस यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी सब में डायरेक्ट सवाल आएंगे, बाकी सारी यूनिट में से डायरेक्ट सवाल आएंगे सिवाय लास्ट यूनिट को छोड़ के। लास्ट यूनिट को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। बाकी सब में डायरेक्ट सवाल आएंगे, बाकी कोई इशू नहीं है। तो मैम क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। मैम कुछ छोड़ सकते हैं, नहीं, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है बच्चों। सो ये तो एक वीडियो था, पर जब भी हम तैयारी करते हैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ये सोच के पढ़ाई करिए कि कुछ भी आ सकता है, और हमेशा ये सोचिए कि आपकी एग्जाम को लेकर किस्मत बहुत खराब है, तो जो आप नहीं पढ़ के जाएंगे वो डेफिनेटली आएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ ये है या नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, मैं जिस टॉपिक को भी छोड़ के चली जाती थी कमबख्त वही एग्जाम में आता था। तो मेरी किस्मत तो ऐसी थी। कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी कैसी है। तो अगर मैं हर बच्चे को अपनी किस्मत वाला सोचूं तो हर बच्चे को हर कुछ पढ़ना है। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये डेफिनेटली आने वाले हैं। बाकी टॉपिक को थॉरो रीड करना कि अगर गलती से आ गया तो हम लिख लें, हम छोड़ के कुछ भी ना आए, ठीक है बच्चों। बाकी तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, शिप्रा मैम है तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विश यू हैड स्टार्टेड टुडे, ठीक है। ये कहता है, मतलब देखो सीधी बात ये है कि हर दिन एक नया दिन है, ठीक है। आपने कुछ नहीं तैयारी की, इट्स ओके, इट्स फाइन। आप ये सोचिए कि आज से तैयारी कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस लेने की चिंता
स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। वीडियो को मैंने बहुत जल्दी बनाया है, तो ध्यान से टॉपिक्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ओके, आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर कि जो टॉपिक्स मैंने बताया उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करिए। इस चैनल पे मैं नीट वाले वीडियो जो है बच्चों को पढ़ाती हूँ और बोर्ड्स वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनका एग्जामिनेशन आने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।